सीज फायर के बाद देश में निराशा का माहौल है। सरकार को लेके, सेना को लेके नहीं, सेना को लेके तो कभी भी निराशा हो ही नहीं सकती। ऐसा क्यों होता है? हमेशा हमेशा हमारे साथ ऐसे ही होता है कि हमारी सेना हमेशा हर युद्ध जीतती आई है, लेकिन हमारी डिप्लोमेसी, हमारी सरकार टेबल पर जब पहुंचती है तो कहीं ना कहीं सरेंडर कर देती है। और इस बार भी शायद ऐसे ही कुछ हुआ है। सीज फायर मतलब जब हम जीत के बस इतना सा करीब थे, हमारी फोर्सेस, तीनों फोर्सेस जान लगा के पाकिस्तान को खत्म करने का इरादा लेके, और जिस तरीके से वो टूट पड़े थे पाकिस्तान पर, उसके बाद हिंदुस्तानियों को बस ऐसा लग रहा था अब तो एक दो दिन के बाद पाकिस्तान खत्म है, घुटनों पे पाकिस्तान आ ही गया था। पाकिस्तान के जितने भी इंपॉर्टेंट एयर बेसिस थे, 6-7 एयर बेसिस थे, वो सब तो नेस्तनाबूद कर दिए हमने। इससे बड़ी क्या बात होगी कि जो पाकिस्तान हमेशा हमें न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देता आया है, उनके आसपास के जितने भी एयर बेसिस थे पाकिस्तान के, वहां तक हमारी पहुंच हो गई। और हमारी एयरफोर्स ने उनके आसपास के जितने भी एयर बेसिस थे वहां तक तोड़फोड़ मचा दी। वहां पर मतलब तबाही का मंजर दिखा दिया। पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। जो पाकिस्तान धमकी दिया करता था कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसे लगा कि अब ये भी ऑप्शन हमारा नहीं चलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब उसके पास कोई धमकी के लायक कुछ बचा ही नहीं था कि अगर हम उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के पास तक पहुंच सकते हैं तो फिर हमारे लिए उसके न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करना भी कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, कभी भी नहीं थी। ये शुरू से होता आया है हमारे साथ, आजादी के पहले से लेकर और आज तक यही होता आया है कि हमारी सेना हर युद्ध को बहुत ही शालीनता से, शौर्य से और अपनी हिम्मत से जीतती आई है। लेकिन हमारे नेता, हमारी डिप्लोमेसी, हमारी सरकार कहीं ना कहीं किसी भी प्रेशर में आके सरेंडर कर देती है। और जब बात आती है मोदी जी आपकी तो फितरत में ही ऐसा नहीं था इतनी जल्दी सरेंडर करना या प्रेशर में आना। आप तो कभी प्रेशर में आए ही नहीं। और ये बात हमें गौरवान्वित करती आई है शुरू से ही। हर भारतीय को ये पता है कि मोदी जी कभी भी अपनी बात से पलटने वालों में से नहीं है। एक ऐसे नेता के हाथ में लीडरशिप है हिंदुस्तान की इस समय कि हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो जब हम पीछे नहीं हटेंगे तो हमारी सेना तो हमारे से आगे रहती है। हमेशा उसका जो मोटिवेशन है वो तो हाई लेवल पे रहता है शुरू से ही। जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी हमारी सेना ने कितने गौरव से हमें जिताया। हर युद्ध, कारगिल से लेकर 71, 65, हर वॉर हम जीतते आए हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम टेबल पर हार जाते हैं। इस बार ऐसा कौन सा प्रेशर था आपके ऊपर कि आपने सीज फायर का ऐलान कर दिया? ये तो वो बात हो गई कि आपने तेज गति से सड़क पे दौड़ते हुए घोड़े की नाल खींच दी। आप ऐसा कर कैसे सकते हो? सोच कैसे सकते हो? कैसे कर दिया आपने? भरपूर वॉर चल रहा है पूरी तरीके से। पाकिस्तान के कोई भी पाकिस्तान का शहर ऐसा नहीं बचा जहां हमारी फोर्सेस ने तहलका ना मचाया हो। और आपने किसका मतलब क्या था? ऐसा कौन सा प्रेशर था आपके ऊपर? अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी ज्यादा प्रेशर था। क्लिंटन जब अमेरिका के यूएस के जब वो प्रेसिडेंट थे, कारगिल वॉर के टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास फोन आया था क्लिंटन का कि वाजपेयी जी आप इस युद्ध को तुरंत विराम दो, युद्ध विराम का ऐलान कर दो। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्लिंटन से पूछा कि क्या आपने ये बात पाकिस्तान से भी कही थी? उन्होंने बोला नहीं, कि लेकिन दोनों मुल्क एटॉमिक पावर हैं, न्यूक्लियर पावर हैं दोनों। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात आज तक रोंगटे खड़े कर देती है। उन्होंने ये कहा था कि क्लिंटन से कि मैं ये मान लेता हूं कि मेरा 50% भारत खत्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान को ये बता दो कि कल सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा।
आप किसके प्रेशर में आ गए? आप श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में भी नहीं जानते क्या? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लेडी जिसको जो अमेरिका गई वहां के राष्ट्रपति से मिलने का टाइम दिया और उसने बहुत देर वेट कराया कि आप वेट करिए और फिर फाइनली उन्होंने वेट करना ठीक नहीं समझा और वो वापस आ गई अपने देश, ये बोलते हुए रास्ते में फ्लाइट में उन्होंने बोला अपने सलाहकार को कि अब जो निर्णय लेना है मुझे लेना है, मेरा देश है, मैं निर्णय लूंगी, मुझे नहीं करनी किसी से भी बात। उन्होंने आके 71 में पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया, 2 मुल्क बना दिए, बांग्लादेश अस्तित्व में आ गया। उस आयरन लेडी के ऊपर जितना प्रेशर था, आप तो दुनिया घूमे हो जब से आप प्रधानमंत्री बने हो। शुरू में तो आपने हिंदुस्तान, पूरी दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा था जो आप नहीं घूमे थे। आप ठीक है, सबको, जो आपके सपोर्टर्स थे सबको लगता था कि मोदी जी ग्लोबल लीडर बन के उभर रहे हैं और ऐसा होगा कि अब सारी बातें हमारी सुनी जाएंगी। तो ठीक है, आपने, आपकी डिप्लोमेसी थी, हमें सबको पसंद आ रही थी, सबको समझ में आ रहा था। उसका नतीजा ये मिला कि आपको मुस्लिम देशों में भी अपने अपने देश का सर्वोच्च अवार्ड दिया। हमें बहुत खुशी होती थी उस चीज को लेके। और पहलगाम हमले के बाद तो हर दुनिया के हर देश ने कंडेम किया है कि ये टेररिस्ट अटैक है और इन सबको सजा मिलनी चाहिए। इवन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा साथी है चीन, उसकी तरफ से भी ट्वीट किया गया था कि ये टेररिस्ट अटैक है और हमें दुख है। फिर क्या दिक्कत थी? आपको ये तो बताओ, आपने सीज फायर का ऐलान कर कैसे दिया? पहलगाम हमले के बाद पहली बार ऐसा लगा था जब हमारी फोर्सेस ने 70-75 साल के बाद पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के 9 ट्रेनिंग कैंप्स को ध्वस्त किया। बहुत खुश थे हम, हर हिंदुस्तानी गर्व से अपना सीना चौड़ा करके सड़क पे चल रहा था, घूम रहा था देश में। लग रहा था कि यस वी कैन डू। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का नतीजा था ये। हमें लग रहा था मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हमें लग रहा था कि अब पाकिस्तान से जो भी आतंकवाद हिंदुस्तान में आता था और हमें जिसने 70-75 साल आजादी के बाद से जिसने जो नासूर की तरह हमारे सीने में गड़ा हुआ था, अब उसका इलाज परमानेंटली हो जाएगा। इस बार आतंकवाद का समूल नाश होगा। आतंकवादी अभी तो ट्रेनिंग कैंप्स को ध्वस्त किया है और जो उसकी जड़ थी पाकिस्तान की आर्मी, धीरे धीरे चीजें वहां तक पहुंचेंगी और उसको भी घुटनों पर लाया जाएगा और खत्म कर दिया जाएगा सब कुछ। 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की आपने पूरी भावनाओं को खत्म कर दिया, ऐसा लग रहा है यार। मतलब हम लोगों का एक्साइटमेंट, हम लोगों की भावनाएं पीक पे थी और आपने एकदम अचानक मतलब खत्म कर दिया सब कुछ। ऐसा क्या वजह थी? क्या प्रेशर था आपके ऊपर? कौन सा प्रेशर था? ऐसी कौन सी डिप्लोमेटिक आपकी कौन सी ऐसी रणनीति है जिसकी वजह से आपने ये डिसीजन लिया, इतना बड़ा डिसीजन लिया? अरे सर, जब वॉर चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये बोला था, अपने देशवासियों को संबोधित किया था रेडियो पे कि मेरे प्यारे भारतवासियों, अब हम युद्ध में हैं, सबको त्याग करना पड़ेगा, आपको एक वक्त का खाना छोड़ना पड़ेगा। छोड़ा हम भारतवासियों ने, एक वक्त का खाना छोड़ा। हम ऐसे ही हैं सर, धर्म से ऊपर अपने देश को रखते हैं। हमारी सेनाएं कफन बांधकर युद्ध पर निकलती हैं। आपको यकीन नहीं था हमारे ऊपर, भरोसा नहीं था हमारे ऊपर। आप कम से कम आप तो नहीं बोल सकते ये चीज कि हमें भारतवासियों का आप पर भरोसा नहीं था। आपकी एक आवाज पे न जाने कितने भारतवासियों ने घर के गैस के सिलेंडर पर सब्सिडी छोड़ दी थी। आपकी एक आवाज पर, जब आपने नवंबर में ये बात बोली थी कोई 500 और 1000 का नोट नहीं चलेगा, लीगल टेंडर नहीं है, आपकी ये एक आवाज पर छोटे से लेके बड़े तक, बुजुर्ग से लेके महिलाओं तक
सब एटीएम की लाइन में लग गए थे। आपने कहा था मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए, आपने कहा फिर उसके बाद जब 1 महीना हो गया आपने बोला मुझे 50 दिन का टाइम चाहिए। बताओ आप मुझे, किसी ने शिकायत की आपसे? जब से आप प्रधानमंत्री बने हो आपकी एक आवाज पे पूरा भारत एक साथ था। और इस बार तो विपक्ष भी आपके साथ था। सारी पार्टी के नेताओं ने इस बार अनकंडीशनल सपोर्ट किया था आपको। पहलगाम हमले के बाद सबने, जब आपने मीटिंग बुलाई हर पार्टी के नेताओं की, सभी पार्टियों को आपने बुलाया, सबके नेताओं ने ये बात बोली थी कि मोदी की इस समय हम भारत सरकार के साथ हैं, उसके हर डिसीजन में हम साथ हैं, भारत की सेना के साथ हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्लिंटन की बात को नहीं माना, उनके प्रेशर में नहीं आए, कारगिल में अपना परचम ने लहराया। उस समय तो उनकी सरकार इतनी मजबूती में भी नहीं थी। उस समय भारत की सेना के पास इतने मॉडर्न एडवांस्ड इक्विपमेंट्स भी नहीं थे जितने आज की तारीख में है। उसके बावजूद भी उन्होंने प्रेशर नहीं माना अमेरिका का, और पाकिस्तान के खिलाफ पूर्ण युद्ध किया और फतेह पाई, विजय पाई। इस बार ऐसा क्या हुआ ये बताओ? इतने एडवांस्ड इक्विपमेंट्स आपने खूब खर्चा किया। आप हमेशा हर इलेक्शन में ये बोलते आए हो कि देश को अगर तरक्की पे लाना, देश के डिफेंस को अगर हमें आगे बढ़ाना है, मॉडर्नाइज करना है, तो हमें पैसे की जरूरत है। आपने हमारे ऊपर टैक्स लगाया। आपने जब पूरी दुनिया में फ्यूल के रेट बहुत कम थे, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जब बहुत सस्ता हो गया था, आपने रशिया से बहुत सस्ता तेल खरीदा। हिंदुस्तान की जनता को आपने राहत नहीं दी, आपने वही रेट रखा, आपने कोई राहत नहीं दी। हमें भी लगा, हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को, कि ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया इक्विपमेंट्स, बढ़िया फाइटर प्लेन्स खरीदे जा रहे हैं, उसके लिए पैसा लगता है। पैसा सबने आपकी हर बात को सर माथे रखा। आप कौन से प्रेशर में आए थे? ये कौन सा प्रेशर था? कौन सी रणनीति के तहत आपने सीज फायर किया? और आपको लगता है आपने सीज फायर कर दिया? आपको लगता है 75 साल में पाकिस्तान ने कौन सा सीज फायर, कौन सा समझौता माना है? आप बताओ मुझे। शिमला समझौते के वक्त शिमला समझौता हुआ, ये भुट्टो के बाप ने किया। जैसे ही वो अपने देश पहुंचा, उसके बाद पहुंचते के साथ ही जैसे वो पाकिस्तान में पहुंचा, शिमला समझौता खत्म हो गया था। ऑलमोस्ट कुछ नहीं माना गया है। आप मानते रहो समझौता। आपको कैसे लगता, क्यों लगता है कि क्या वजह रही कि पाकिस्तान कोई, आपको पता है हमने अखबारों में हम ये सुन के, ये पढ़ के बड़े हुए हैं कि पाकिस्तान ने राजौरी में, पाकिस्तान ने पुंछ में, पाकिस्तान ने कश्मीर के इलाकों में आज सीज फायर का उल्लंघन किया। दिन में 10-10 बार, 50 बार, 100 बार उल्लंघन किया उसने। आपको लगता है ये पाकिस्तान, ये जिहादी, ये जो देश धर्म को ऊपर रखता हो, वो देश कैसे सीज फायर के समझौते को कैसे मान सकता है? आप बताओ, आपने कैसे मान लिया ये चीज? निराशा पूरी तरीके से घर कर चुकी है हर भारतीय के दिल में। जब से सीज फायर की खबर आम हुई है, हर हिंदुस्तानी सोच रहा है कि हम हमेशा इतना दूर होते हैं जीत के, और वहां से हमारी सरकारें, हमारी डिप्लोमेसी वापस यूटर्न ले लेती है। ऐसा हमेशा क्यों होता है? मोहम्मद गजनवी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हराया था, और हर बार दया की, उसे छोड़ दिया। और आपको पता है पृथ्वीराज चौहान को उसी के आदमियों ने मारा, खत्म कर दिया। जब ये इस मुल्क का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर, जिन्ना की जिद से बंटवारा हुआ था, जब धर्म के, पहली बात तो यह है कि बंटवारा होना ही नहीं चाहिए था। हम सब ने हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए खून पसीना एक किया था। पहली बात तो बंटवारा होना ही नहीं चाहिए था, पर हो गया। जिन्ना ने कहा मुझे भी अपना मुल्क चाहिए, उसने भी अपने धर्म के हिसाब से अपना मुल्क अलग ले लिया। तो जब अलग ले लिया था, तो फिर गांधी जी को यह कहने की क्या जरूरत थी? मैं यहां पे गांधी जी को मेंशन नहीं कर रहा हूं, मेरा मतलब यह है कि ये जो उस टाइम पर हुआ था कि
गांधी मतलब कि ठीक है जी, जो मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो चले जाए, जो यहाँ रहना चाहते हैं रह जाएं। क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है इस बात का? भाई धर्म के आधार पर या तो बंटवारा नहीं होता, किसी और आधार पे होता, पर जब हो गया तो फिर वो लॉजिक फॉलो होना चाहिए था कि भाई बंटवारा हो गया तो हो गया। वहां भी फॉलो नहीं हुआ। हमेशा हमारी सेना जीतती आई है और हमारी डिप्लोमेसी हारती आई है। टेबल पर पहुंचकर पता नहीं कौन सा सांप सूंघ जाता है कि हम हमेशा हर युद्ध हारते आए हैं। हमारी सेना जीत जाती है यार, मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता इस चीज पर का। क्या लॉजिक है, आप बताओ क्या लॉजिक दोगे, कौन सी रणनीति थी? कब अब हिंदुस्तान आपसे कभी सवाल नहीं किया और आपने कभी जवाब भी नहीं दिया, लेकिन इस बार आपको जवाब देना पड़ेगा। इस बार आपको जवाब देना पड़ेगा। या तो आप हाइप ना बनाते। आपने पहलगाम हमले के बाद बोला कि जो भी आतंकवादी इस घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर जो उनके बैकर्स हैं, ये आपके शब्द थे कि जो उनके बैकर्स हैं उन्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ के खत्म किया जाएगा। हम भी मान गए, हम भी पूरी तरीके से, जब हमने आपने 14 दिन लिए ना तैयारी के लिए, आपने 14 दिन लिए ना। 22 अप्रैल को यह घटना घटी, 6 और 7 मई की रात को आपने ये घटना करी। 13-14 दिन बैठते हैं, आपने 14 दिन लिए, पूरी तैयारी की, आपने पूरी डिप्लोमेसी अपनी जितना भी मैक्सिमम यूज हो सकता था, आपने तालिबान भी भेजा है ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को तालिबान भेजा, आपने जयशंकर साहब को इस काम पे लगाया कि क्योंकि जयशंकर साहब आपके मतलब जितने भी कंट्रीज हैं, जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, हर कंट्री में जाके उन्होंने बताया कि भाई पहलगाम में ये हुआ आतंकवादी हमला हमारे खिलाफ, अगर इस तरीके से हम कोई एक्शन लें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एनएसए अजीत डोवाल साहब की स्ट्रैटेजी पे कभी किसी को डाउट नहीं हो सकता। उनकी प्लानिंग 14 दिन में बहुत अच्छी प्लानिंग कर ली होगी उन्होंने, बहुत अच्छी प्लानिंग की होगी उन्होंने, क्योंकि वो रग रग से वाकिफ है यार हिंदुस्तान पाकिस्तान की। पाकिस्तान में रहकर आए और जासूसी की है उन्होंने, उन्हें पता है कि ये पलट के आएगा। सीजफायर कर दो आप, ये फिर भी नहीं मानेगा, ये उल्लंघन करेगा। 75 साल से ना जाने कितने समझौते इस जिहादिस्तान ने खत्म किए, माने नहीं है कभी, और हमेशा पीठ में खंजर भोंका है इसमें। इस सीजफायर के बाद उसने टाइम खरीदा है, वो फिर से इकट्ठा होगा। आतंकवादियों के अड्डे उड़ा दिए हैं आपने, बहुत सारे आतंकवादी मार दिए, लेकिन आतंकवादियों के सरगना अभी भी जिंदा है। हाफिज सईद जिंदा है, अजहर मसूद जिंदा है। इनके मदरसों में जिहादी ट्रेनिंग होती है, और पाकिस्तान में 30-35 हजार रजिस्टर्ड है मदरसे, और अनरजिस्टर्ड तो पता नहीं कितने होंगे। आप 300 मार के, मतलब यार हवाबाजी हो गई है तो बिल्कुल। 300 मार के आपको पता है वो 30,000 फिर से इकट्ठा कर लेंगे। पाकिस्तान का बिना जिहाद के वजूद ही नहीं है, वो नहीं मान सकता इस चीज को। उसे पता है, उसके आका जानते हैं, पाकिस्तान के आका, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वहां का प्रेसिडेंट नहीं है। पाकिस्तान का आका वहां की आर्मी का सर्वे सर्वा आसिम मुनीर है, हाफिज सईद है, अजहर मसूद है। ये लोग ही वहां की सरकार चलाते हैं, सो कॉल्ड सरकार। ये जिहाद चलाते हैं, जिहाद फैला रखा है इन्होंने हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के आम नागरिक को मारते हैं जिहाद के नाम पर, और ये मारते रहेंगे। आप कितना भी सीज फायर अपनी तरफ से करते रहो, और 75 साल से करते तो आ रहे हो आप। कितना मानता है ये? पता नहीं कौन सा प्रेशर आपके ऊपर आ गया। आपकी तो फितरत ही नहीं है, आपकी जो नेचुरल बेसिक आपका जो नेचर है वो तो कभी मानने का था ही नहीं। आप तो पीछे पलटने वाले थे ही नहीं, और शायद यही भरोसा पूरे हिंदुस्तान को था। सारा विपक्ष एक आवाज में, एक सुर में इस बार खड़ा था हिंदुस्तान की सेना के साथ, हिंदुस्तान की सरकार के साथ। उसका भी फायदा नहीं उठा पाए आप। सबसे ज्यादा मजबूत प्रधानमंत्री हमने आपको माना था, सबसे ज्यादा हाथ आपके मजबूत थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी ज्यादा, और शायद इंदिरा गांधी जी की भी सरकार उतनी मजबूत नहीं थी।
उतने एडवांस इक्विपमेंट्स उस टाइम पर नहीं थे हमारे पास जितने आज हैं। राफेल अपनी सीमा में खड़े होकर पाकिस्तान के बीच में अटैक कर सकता है। ब्रह्मोस आवाज से भी ज्यादा स्पीड में उनके रडार में नहीं आती, वहां जाके अटैक कर सकती है। क्या क्या एडवांस इक्विपमेंट्स आपके पास नहीं है, हमारी फोर्सेस के पास नहीं है। और इससे भी बड़ी बात, हिंदुस्तानी सेना का जज्बा, मतलब आप उसको किसी पैरामीटर में, किसी दायरे में बांध नहीं सकते। आपके पास इतनी बड़ी ताकत होते हुए भी सीज फायर का ऐलान कर कैसे दिया आपने, जो कि नहीं करना चाहिए था। बहुत सवाल पूछे जाएंगे इस बार, इतने सवाल पूछे जाएंगे आपसे कि शायद आपसे कभी पिछले 11 साल में भी नहीं पूछे गए हैं। हमने नहीं पूछे हैं, इस बार पूछना बनता है। सारी उम्मीदें, ऐसा लग रहा है कि सारी उम्मीदें जैसे खत्म होती नजर आ रही हैं। और कितनी ताकत चाहिए थी आपको? अरे सर, आप एक बार बोल तो देते कि वी आर इन ए फुल फ्लैश वॉर। हर हिंदुस्तानी हर तरह से तैयार हो जाता, लगा देते टैक्स। आप लगाते आप टैक्स। अरे सर, खाना तो छोड़ो, निर्जला एकादशी पे हमारी माता, हमारी बहनें पानी तक नहीं पीती हैं। अरे नहीं पीते 4 दिन 5 दिन पानी। हिंदुस्तानी है सर, हिंदुस्तानी। हर हाल में जीने की आदत है हमें। सियाचिन में -50 डिग्री पे हमारा जवान, आपको पता है ना, एवलांच के टाइम पर हमारे जवान एवलांच में बर्फ की 10-10 फीट मोटी परत के नीचे दब जाता है। वो जज्बा है हमारे पास, वो जुनून है अपने देश के लिए। 150 करोड़ हिंदुस्तानी सैल्यूट करते हैं अपनी सेना को, अपनी तीनों सेनाओं को। पर सर, ये सीज फायर का जो आपने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। बहुत निराश हूं मैं एज ए भारतीय, एज एन इंडियन, बहुत निराश हूं सर। इस बार लग रहा था कि बढ़िया इलाज होगा, पक्का इलाज होगा पाकिस्तान का। फिर से जोश भरना है पाकिस्तान को। सर, पाकिस्तान सर घुटनों पर आ गया था। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। पाकिस्तान की एयरफोर्स खत्म हो गई थी ऑलमोस्ट। उसके 8 से 10 एयर बेसिस तबाह कर दिए थे हमारी सेना ने, हमारी एयरफोर्स ने। और कोई भी दुनिया की फोर्स बिना एयरफोर्स के युद्ध में आगे नहीं बढ़ सकती, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। हमने उसे पैरालाइज कर दिया था। आपने टाइम दे दिया है अब उनको सीज फायर के बाद, जो नहीं देना चाहिए था। अरे सर, ट्रंप आज प्रधानमंत्री है, आपके साथ तो गलबैया करता है वो, नमस्ते ट्रंप और न जाने क्या क्या। अरे सर, उसका फोन आते रहने देते, आप नेगोशिएट करते रहते और अपनी सेना को बोल देते फोड़ दो इसके जितने भी शहर है, खत्म नहीं होना चाहिए जब तक कि मैं सीज फायर का ऐलान ना करूं। तब तक पाकिस्तान मुझे नहीं दिखाई देना चाहिए नक्शे पे दुनिया के। और ऐसा ही होता, ऐसा ही होता, ऐसा ही होता सर। ये गले नहीं उतर रही है किसी की भी बात। दिल तोड़ दिया है सर, बहुत दिल तोड़ दिया है। मायूस हूं सर, बहुत मायूस हूं मैं। भारतीय होने के नाते बहुत मायूस हूं मैं। बहुत दुख था मुझे उन माताओं बहनाओं के लिए जिनका सिंदूर उजाड़ दिया इन हरामजादों ने। इन कुत्ते के बच्चों ने धर्म पूछ के पैंट उतार के मारा था। मुझे लगा कि भारत की सेना ने इस बात को सीरियस लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो मैसेज सीरियस लिया है जो इन्होंने सालों ने बहनों को छोड़ के हमारी बोल दिया था कि जाओ मोदी को मैसेज दे दो। हमें लगा कि आपने बहुत सीरियस लिया है। आप लेकिन प्रेशर में आ कैसे सकते हो, और क्या प्रेशर था इस चीज का पता हर भारतीय को होना चाहिए सर। कौन सी रणनीति थी जिसके तहत आपने ये डिसीजन ले लिया? ये एक तरफा डिसीजन है, बिल्कुल एक तरफा डिसीजन है। मुझे तो पर्सनली ये लगता है ये एक तरफा डिसीजन है। अब इसमें कोई राजनीति हो, कोई ग्लोबल सिनेरियो हो, कोई टेक्निकल लैंग्वेज हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बहुत ही कम जानकारी है मेरी।
भारतीय होने के नाते बहुत कम जानकारी रखता हूं। मेरा सेंटीमेंट, मेरा देश, मेरे देश की सेना मेरे लिए सर्वोपरि है। कोई भी धर्म होने दो मेरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे देश की सेना, मेरा झंडा, मेरा संविधान मेरे लिए सबसे पहले है। ठीक है सर, पता नहीं क्या लॉजिक आएगा, क्या सुनने को मिलेगा, क्या होगा, लेकिन